Hello everyone, my name is Sakshi and today we are going to discuss the Geochemist previous year question paper. This is the prelims question paper of 2020. So let's start. So ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो रेड तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जब हम वेव फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक होता है रेडियल पार्ट और एक होता है एंगुलर पार्ट, जो कि होता है थीटा वाला पार्ट। और जो रेडियल पार्ट होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, और एंगुलर पार्ट जो होता है वो एल के ऊपर और एम के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक रेडियल फंक्शन है, एक एंगुलर फंक्शन है। रेडियल फंक्शन जो है वो एन और एल पे डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि जो टोटल एंगुलर फंक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ डायरेक्शन पे और डिस्टेंस पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो ये कॉपर फैमिली में आता है, और अगर हम इनके इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस केस में एस में जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है और डी में जो होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है एसिडिक नेचर के बेस पे हमें क्लासीफाई करना है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी। तो Cl2O7 में क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, SO3 में +6 है, SiO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और Al2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद हमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो ये होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। उसके बाद हमें IUPAC नेम बताना है 118 एटॉमिक नंबर, तो ये आपको पता ही होना चाहिए था। इसका आंसर ऑर्गेनेसन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है एक्टेनोइड मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये सिल्वर ही होते हैं अपीयरेंस में, हाईली रिएक्टिव भी होते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसकी बात करें तो वो क्या कह रहा है कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो और लेंथेनोइड्स जो होते हैं, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स पे जब हम जाते हैं तो एक्टिनोइड्स में क्या होता है, जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ गई, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी अर्ली एक्टिनोइड्स की क्या है, अर्ली एक्टिनोइड्स की क्या होएगी, कम होएगी, बट वो क्या कह रहा है कि ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट साइज़ के बारे में वो पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी। तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज जो होता है वो साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में O2- का साइज़ सबसे ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पर भी O2- सबसे आगे आना चाहिए था, और इस केस में N3- जो है वो सबसे आगे आना चाहिए था, इसलिए सिर्फ सी ही करेक्ट होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो जिस भी केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे अगर हमारा फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फॉर्म हो रही है, सो सपोज ए है, ए ने A+ बनाया +1 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जब A2+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज़ हो जाएगा। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है ये बहुत ज़्यादा तब होएगी जब A+ जो है वो क्या होगा, फुली फिल्ड होगा। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन से दे रखे हैं, एक बोरोन फैमिली है और एक बेरिलियम फैमिली है। तो यहाँ पर जो बेरिलियम है उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। तो NS2 के बाद जब NS1 बनेगा तो ये क्या है, फुली फिल्ड नहीं है। बट बोरोन और एल्यूमिनियम की NS2 NP1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा तो ये फुली फिल्ड होगा। अब बोरोन और एल्यूमिनियम में जिसका साइज़ छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बोरोन आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमें दो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट में क्या है, कोबाल्ट 3+ में एग्जिस्ट कर रहा है, और इस केस में क्या है, कोबाल्ट 3+ का मतलब क्या हो जाएगा कि ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है,
और जो F माइनस है वो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, तो उस केस में पेयरिंग जो होगी वो नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी sp3d2। लेकिन यही जब हम बात करते हैं अमोनिया के साथ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पर d2sp3 कॉम्प्लेक्स बनता है और ये डायामैग्नेटिक होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिथियम फ्लोराइड है वो क्या है, लो सोल्यूबल है। तो लिथियम फ्लोराइड का लो सोल्यूबल होने का एक रीज़न जो इसका रीज़न क्या है, तो आप देखोगे कि जो लिथियम और फ्लोराइड दोनों का ही जो साइज़ है वो क्या होगा, छोटा होगा, जिसकी वजह से इनमें जो लैटिस एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगी, फिर सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और सीजियम आयोडाइड की बात करेंगे तो सीजियम का भी साइज़ बहुत बड़ा है और आयोडीन का साइज़ भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा कि जब साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो कम हो जाती है, जो कि रीज़न होता है सीजियम आयोडाइड के लो सोल्यूबल होने का। अगर वो उल्टा बोल देता कि लिथियम फ्लोराइड जो है उसकी सोल्युबिलिटी कम है और उसका रीज़न हाइड्रेशन एंथैल्पी है, तो वो ऑब्वियसली गलत होता। क्यों? क्योंकि लिथियम फ्लोराइड में लिथियम और फ्लोराइड दोनों का साइज स्मॉल है, तो उसका हाइड्रेशन जो होगा वो तो ज़्यादा ही होगा, तो लो सोल्युबिलिटी का रीज़न इस केस में लैटिस होगा, और जब साइज लार्ज है तो उस केस में हाइड्रेशन रीज़न होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि अगर रेडियस रेशो उन्होंने ये दे रखे हैं, तो अगर मैं लिखूँ तो 0.15 से 0.144 से 0.225 अगर ये रेशो जो है वो दे रखी है, तो इसका जो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 3 होता है। 0.225 से 0.414 दे रखा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एग्जिस्ट करता है। 0.414 से 0.732 अगर ये रेडियस रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एग्जिस्ट करता है, और 0.732 से 1 अगर रेडियस रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एग्जिस्ट करता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी हमें बतानी है। तो ये क्या है, ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम आता है और फिर बेरियम आता है। तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम नहीं है। उसके बाद नीचे हम जाते हैं तो क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, और जो CO3 होता है उसका भी साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। तो CO3 का भी साइज़ बड़ा है और बेरियम का भी साइज़ क्या है, बड़ा है। तो उस केस में जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, बेरियम की स्टेबिलिटी होगी, फिर कैल्शियम की स्टेबिलिटी होगी, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमें बताने कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक या इस केस में एल्यूमिनियम 3+ है, उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, तो अगर कोई भी हमारा जो अनायन है वो ऐसा आ रहा है जो कि इसके जो चार्ज को डिस्टोर्ट कर सकता है, तो उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और वो डिस्टोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। वो किस केस में ज़्यादा होगी, जिस केस में क्या होगा कि जो साइज़ होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी। सॉरी, एक्चुअली जो पोलराइजेबिलिटी होगी उस केस में पोलराइजेबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब साइज अनायन का क्या होगा, बड़ा होगा। जब अनायन का साइज बड़ा होगा तो उस केस में पोलराइजेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि जो अपीयरेंस है कलर की अल्कली मेटल हैलाइड्स में वो किस वजह से होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एफ सेंटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें शेप बतानी है। तो H2O की शेप जो होती है वो ऐसी होती है जो कि हमें दिख रही है एंगुलर। उसके बाद BF3 की जो शेप होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर। उसके बाद I3- की जो शेप होती है वो होती है लीनियर।
और SF4 जो होता है वो होता है सीसो। तो D का 4, C का फर्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है कि किसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो सारी इक्वल नहीं है। तो BF3 में सारी इक्वल हैं, BF4 माइनस भी रेगुलर टेट्राहेड्रल बनेगा, XCF4 जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, लेकिन जो SF4 है वो अब वो जो होगा वो सीसो बनेगा, जिसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा D। उसके बाद किसमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उसका जो होमो होता है वो होता है हमारे पाई स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग। इसके नीचे हमारा ऑब्वियसली यहाँ पर पाई बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूज़ करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पर भी प्लस चार्ज होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बताना है NO3 माइनस में। तो N का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हर एक जो प्लेस है वहाँ पर 3 टाइप ऑफ बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखेंगे तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, यहाँ पर निकल क्या है +2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग जो होगी वो नहीं होगी। D8 होता है निकल का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जब पेयरिंग नहीं हुई तो ऐसा ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा, और sp3d2 क्या होगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है, sp3d2 है, और पैरा और डायम क्या है पैरामैग्नेटिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19th का C। उसके बाद 20th क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को हम अल्कली सोल्यूशन ऑफ सल्फाइड में डालते हैं तो रेड कलर हमें मिलता है। तो क्यों मिलता है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला जो होता है Na4FeCN5NO, ये होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला। और इसमें सल्फाइड हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है FeCN5NOS, और यहाँ पर क्या हो जाता है Na4। तो ये होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो A मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम NiCl4 माइनस और NiCN2 प्लस, दोनों में ही निकल गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं और यहाँ पर क्या है वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो इस केस में जो होगा ये टेट्राहेड्रल एग्जिस्ट करेगा और ये स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है और निकल 2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो D8 होती है, तो टेट्राहेड्रल में ऐसे स्प्लिटिंग होती है, और D8 जो होता है D8 के केस में ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लुक करेगी। तो ये क्या है पैरामैग्नेटिक है। और जब हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो ऐसे जो होती है वो स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पर D8 जो होता है उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है पेयर्ड होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा D आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है Fe2+ में है, यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड में Fe3+ में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद इस केस में Fe2+ में एग्जिस्ट कर रहा है, और फोर्थ में Fe3+ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब Fe2+ मतलब D6 और Fe3+ मतलब कि D5। उसके बाद यहाँ पर क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है मतलब कि Fe2+ के साथ वाटर क्या करता है वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होएगी। उसके बाद नेक्स्ट में Fe3+ है बट साइनाइड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। उसके बाद थर्ड केस जो है उस केस में क्या है Fe2+ है बट इस केस में भी Fe2+ है बट इस केस में साइनाइड है, तो इस केस में भी क्या होगा
तो इस केस में भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कपलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर D6 है तो ऐसे होगा। और जो लास्ट केस है उसमें क्या है, Fe3+ है और वाटर है, तो इस केस में क्या होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही एक्ट करेगा। तो ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 4th में है। तो ये दो तो क्या हो गए, कट हो गए। उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स किस में है, ये जो थर्ड वाला केस है जो कि D6 है प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी थर्ड में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, सेम है। उसके बाद सेकंड और फर्स्ट में देखना है। तो सेकंड और फर्स्ट में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, फर्स्ट में है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हमें डेंसिटी बतानी है ग्लाइसिनेट लिगेंड की। तो ग्लाइसिनेट जो होता है उसमें एक O- होता है और एक NH2 होता है। तो दो ऐसे डोनेट करते हैं, समथिंग सम मोइटी होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2 होती है। उसके बाद इमिनो डायएसिटिक एसिड, वैसे तो दोनों का ही 3 है, बट हम देख सकते हैं कि एक तो डायएसिटिक एसिड है, मतलब कि एसिटिक एसिड में क्या होता है, O- ग्रुप होता है, और डाई मतलब कि ऐसे 2 ग्रुप्स हैं, और एक इमिनो मतलब कि N भी है। तो यहाँ से 3 डेंसिटी हमें समझ आ रही है। उसके बाद नाइट्रेलो ट्राइएसिटिक, तो एसिटिक में अभी मैंने बोला कि O-O-O- ऐसे 3 ग्रुप है, और नाइट्राइलो मतलब कि एक N ग्रुप भी ऐसे होगा। तो यहाँ से जो डेंसिटी होगी वो ऑलमोस्ट 4 समझ आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसका हमें नाम बताना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, पोटेशियम+1 होता है, तो 3 पोटेशियम है तो यहाँ पे 3- आ जाएगा। X-6 इज -3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि जो भी हमारा अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा होता है तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है उसके जितने भी नंबर होते हैं वो हमें मेंशन नहीं करने होते। तो ये ट्राई पोटेशियम वाला ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या है, और जो लास्ट में मेटल, जो इसमें मेटल होता है उसके पीछे हम 8 लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं करता। तो इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसो मतलब कि जिसमें सिस ट्रांस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर जो ये वाला सी ऑप्शन है, इसमें क्या है, मेटल है और सिर्फ क्या है, एक डिफरेंट टाइप का लिगेंड। तो इस केस में सिस ट्रांस जो होंगे वो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिस ट्रांस एंड ऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद ये है कि कौन सा जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो यहाँ पर ये जो EDTA वाला कॉम्प्लेक्स है वो दिखाएंगे, क्योंकि ट्रांस वाले जो दोनों हैं उन दोनों में तो POS ही एग्जिस्ट कर जाएगी। और ये जो सिस वाला है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारा प्लेन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो जो ट्रांस वाला है वो तो शो नहीं करेगा ये, और इस केस में जो सिस वाला होगा वो भी शो करेगा, और अगर हमारा मेटल है उसके साथ होल थ्राइस ऐसा कुछ भी दे रखा है तो वो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर अब हम मूव करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है और क्या दे रखा है, वीक एसिड दे रखा है, और इससे क्या बनेगा, हमारा सोल्ट बनेगा, है ना, CH3COO- K+। इसके जो मोल्स हैं वो कितने मोल्स होंगे, 2 मिलीमोल्स होंगे, और वीक एसिड के जो मोल्स होंगे वो 3 मिलीमोल्स होंगे। और जब यूटिलाइज होंगे तो ये जो होगा ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, 1 मिलीमोल, और ये कितना मोल बन जाएगा, 2 मिलीमोल बन जाएगा। अब हमें pH निकालना है। तो pH जो होता है वो क्या होता है, pH = pKa प्लस में log, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोल्ट बचा है और एसिड बचा है, log ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय में एसिड। तो pKa की वैल्यू क्या दे रखी है, 4.74 दे रखे हैं, प्लस में log सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2 मिलीमोल, डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम है, और जो एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 1 है, डिवाइडेड बाय में V। तो V से V कट गया, log 2 की वैल्यू क्या है, 0.3, और ये क्या है, 4.74। तो जब हम ऐड करेंगे 4.7 + 0.4 तो ऑलमोस्ट 5.05 ये आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या बताना है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बतानी है।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे बताएंगे, तो जो और हमें क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है और एसिड दे रखा है और उसका सोल्ट दे रखा है। तो यहाँ पर जो H+ जो तो ऊपर वाले फॉर्मूला से भी हम डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली pH जो होता है वो क्या इसके इक्वल होता है, pK + log salt by acid। अब एक्चुअली देखा जाए तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें H+ निकालना है। तो यहाँ पे -log H+ -log Ka + log ऑफ दिस, है ना। तो अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि इसका एंटी लॉग ले लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जो H+ जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, Ka इंटू में ये वाली जो ये वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो एसिड डिवाइडेड बाय में सोल्ट। अब हमें जो Ka की वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो क्या दे रखा है, 1.75 इंटू 10⁻⁵। एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखी है 0.2 और जो सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो दे रखी है 0.3। तो यहाँ से इसको 1.75 को हम ऑलमोस्ट 1.8 लिख सकते हैं, है ना। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 1 जा और ये 0.6 आ गया, 0.6 इंटू 2 1.2। तो ऑलमोस्ट आंसर जो होगा वो B आ जाएगा। उसके बाद एसिड स्ट्रेंथ हमें बतानी है। तो इस केस में एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो +3 वाले जो होंगे और +3 वाला सबसे आगे आएंगे और +2 वाले पीछे आएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम और फेरेट में से किसका ज़्यादा होगा, तो D ब्लॉक वालों का ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बतानी है, बेसिसिटी बतानी है। तो बेसिसिटी जो होती है वो साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम ये दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा होगा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम। तो आंसर हो जाएगा D। उसके बाद लुईस एसिडिटी हमें बतानी है। तो लुईस एसिडिटी जो होगी वो उसके लिए क्या होनी चाहिए, बैक बॉन्डिंग जो होनी चाहिए वो सबसे कम होनी चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा BF3 में होती है, तो सबसे कम इसमें हो जाएगा। फिर BCl3 में होता है। तो ये जो होगा वो ऑर्डर हो जाएगा एसिडिटी का। उसमें नेक्स्ट है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, pH + POH तो ये होता है, बट जब 10⁻⁸ HCl सोल्यूशन लेते हैं तो जो pH होता है वो 8, ये गलत है। इस केस में जो pH होता है वो 6.9 के ऑलमोस्ट नियर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमें POH बताना है इस सोल्यूशन का। तो अभी क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। तो pH क्या होगा, -log H+। की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, H+ जो होगा वो 0.03 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.52 और जो POH होगी वो क्या आ जाएगी 14 - 1.52। तो जब हम ये करेंगे तो ये आएगा 12.48। उसके बाद मोल फ्रैक्शन हमें बतानी है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन की। तो ये क्वेश्चन क्या है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल है 1 किलोग्राम वाटर में। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाय में 18। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और मोल फ्रैक्शन बतानी है तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1.55। और 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोल सोल्यूट हमने लिए हैं 1 किलोग्राम में, हमें ये दे रखा था, है ना। अब हमने 1 किलोग्राम से निकाल लिए मोल्स ऑफ, ये क्या आ गया 55.5 होता है ना। तो 1 किलोग्राम वाटर से हमने निकाल लिए सोलवेंट के मोल्स और सोल्यूट के मोल्स हमें गिवन है। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय में 1 + 55.5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट दिस। नाउ इक्विवेलेंट वेट हमें बताना है K2Cr2O7 का। तो K2Cr2O7 जो है
ये किस में कन्वर्ट होगा, तो इस केस में अगर हम देखेंगे 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो +6 आ जाएगी। इससे क्रोमियम जो होता है वो +3 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर +6 से +3 चेंज कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, और टोटल हैं कितने, 2 क्रोमियम है, तो 3 2 6। तो और जो इसका वेट आएगा वो आएगा 294, तो आंसर हो जाएगा सी। तो वह कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, तो इसका आंसर रहेगा K2Cr2O7। उसके बाद टाइट्रेशन जब करते हैं ऑक्सलेट सोल्यूशन विद KMnO4, तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो होता है कलरलेस जब वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एन एक्सटर्नल इंडिकेटर किस में ज़रूरी नहीं है, KMnO4 की जब टाइट्रेशन होती है। मेटल आयन इंडिकेटर जो है वो क्या है, एरियोक्रोम ब्लैक टी। उसके बाद हमें टेम्परेचर बताना है जहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3/2 nRT। तो यहाँ पर 0.3 मोल जो है वो हीलियम गैस 0.3 मोल हीलियम गैस है, उसका एक टेम्परेचर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 0.4 मोल, और टेम्परेचर कितना दे रहेगा 400। तो बेसिकली आर और 3/2 जो है वो क्या है कांस्टेंट है, तो वो कट हो जाएंगे, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया। तो यहाँ इसको नीचे ले आते हैं, तो जो आंसर आएगा वो 1600 डिवाइडेड बाई में 3 ऑलमोस्ट 533.3 आ जाएगा। उसके बाद बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, A डिवाइडेड बाई में RB, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8A डिवाइडेड बाई में 27 RB। तो A/RB जो है वो कट हो रहा है, और TB जो होगा वो किस TB/TC जो होगा वो 27:8 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें वेट बताना है ऑक्सीजन का, तो इस केस में वो क्या पूछ रहे हैं कि वेट हमें बताना है ऑक्सीजन का, जो कि विच इज़ नेसेसरी टू फिल दिस मच वॉल्यूम लीटर कैपेसिटी, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे रखा है। तो Z जो होता है वो किसके इक्वल होता है, V रियल डिवाइडेड बाय में V आइडियल के इक्वल होता है, सॉरी यस V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल के इक्वल होता है। और ये V रियल को हम एग्जैक्ट ऐसे ही लिखते हैं, बट V आइडियल को हम nRT यहाँ पर P पुट कर सकते हैं। अब जो Z है उसकी वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू है 0.96, और जो V रियल है अगर हम बात, तो जो प्रेशर है वो हमें दे रखा है 96, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें निकालने हैं, R जो है 0.082 के इक्वल दे रखे हैं, टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन दे रखे हैं, और वॉल्यूम जो है वो कितना दे रखा है 0.082। तो यहाँ से हम तो यहाँ से अगर आप देखो 0.082 से 0.082 कैंसिल हो रहा है, और ये 0.96 तो ये 0.01 आ रहा है। तो n को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 डिवाइडेड बाय में 0.01 इंटू में 273, जो कि क्या है 100 डिवाइडेड बाय में 273, और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो x जो कि वेट जो कि नेसेसरी है वो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 32। तो ये ऑलमोस्ट 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस केस में हमें एवरेज मोलिक्यूलर स्पीड बतानी है, किस केस में सबसे ज़्यादा होगी। तो एवरेज मोलिक्यूलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 8RT डिवाइडेड बाई में πm। तो जिस भी केस में T/m जो होगा वो ज़्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा मोलिकुलर स्पीड ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और मास जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो इस केस में जो हीलियम वाला केस है उस केस में जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 4 मास है। तो आप T/m निकाल के भी देख सकते हो, वो इस केस में सबसे ज़्यादा ही आएगा।
उसके बाद हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है 3/2 RT, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो होती है 3RT/m के इक्वल। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/2 RT ये किसके इक्वल आ गया, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया, इंटू 2 डिवाइडेड बाय में m, तो 2E/m। तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी बतानी है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, जो कि इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, CV के इक्वल होती है, जो कि किसके इक्वल होती है, ΔU/ΔT के इक्वल होती है। इस केस में जो U आता है, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम निकालते हैं, 3/2 RT के इक्वल आता है, और CV की वैल्यू क्या हो जाती है 3/2R। तो आंसर हो जाएगा C। और CP अगर कांस्टेंट प्रेशर पे पूछता तो CV+R के इक्वल होता है वो, तो ये हो जाता है 5/2R। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस है जिसका कि मीन फ्री पाथ जो होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो मीन फ्री पाथ जो होगा वो मोलर मास जो होता है वो जितना कम होगा उस केस में मीन फ्री पाथ सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो A हो जाएगा। उसके बाद 50 ml गैस है वो डिफ्यूज़ होती है 20 मिनट्स में। तो जो रेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितनी अमाउंट डिफ्यूज़ हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है 2 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सी ऑक्सीजन गैस है, और वो 40 ml डिफ्यूज़ हो रही है, और हमें टाइम बताना है, और यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा √32। तो डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पर 40, ये T है और ये 4 है। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 40 × 20 डिवाइडेड बाई 50, तो 5 4 = 20, तो 4 क्यूब विच इज़ 64 मिनट्स। नाउ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए log P और log V का ग्राफ बनाए। तो इस केस में PV गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो log P माइनस प्लस गामा log V इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस केस में log P y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ पे log k ही लिख देते हैं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c करेंगे तो माइनस गामा जो होगा वो स्लोप आएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी है और डेल्टा U निकालना है हमें। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वो डेल्टा H दे रहा है। डेल्टा H क्या दे रहा है 29.2। डेल्टा H जो होता है वो किसके इक्वल होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जिसको कि हम डेल्टा NRT भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा N इस केस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो प्लस RT, और हमें डेल्टा U निकालना है जो कि क्या हो गया डेल्टा H माइनस RT। तो अब बस हमें जो 29.2 में से माइनस करना पड़ेगा। R कितना है लीटर, तो R जो होगा वो 8.314 ले लेंगे। टेम्परेचर जो है वो 273 जब ऐड करेंगे तो 332 आएगा, बट यहाँ पर जूल में आंसर आएगा तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 29.2 से कम आएगा, तो जो कि 26.44 ही सबसे पास दिख रहा है ना, ये बहुत कम हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट अगर 3 से करेंगे तो 8 3 = 24 होता है, तो 2400 आएगा, और जब 3 डेसिमल प्लेस पे देखेंगे तो 2.4 ऑलमोस्ट
हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्पेसिफिक हीट है CP डिवाइडेड बाई में CV जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो हमें निकालना है। इसको हम वैसे गामा बोलते हैं। तो N2 क्या है, डायटोमिक गैस है, और इसके लिए जो CV की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 3 ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होगी, और लीनियर है तो जो 2 होगा वो रोटेशनल कंट्रीब्यूट करेगा। तो 5/2R जो होगा वो CV होगा, और CP के लिए हम 5/2R में 1R जो होगा वो ऐड कर देंगे, तो ये 7/2R आ जाएगा। और CP/CV जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर, 7 डिवाइडेड बाई में 5, जो कि ऑलमोस्ट 1.4 के इक्वल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हीट कंटेंट कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है वो एंथैल्पी के इक्वल होता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में इन्वर्जन टेम्परेचर पे जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। तो जो डेल्टा H होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल होता है। इस हम P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NG/RT। तो जो डेल्टा NG होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 3 + 1 4, तो -2 आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा U -2RT C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एंट्रोपी एवेपोराइजेशन की यानी डेल्टा S की वैल्यू हमें दे रखी है 100 जूल पर मोल पर केल्विन, और हमें टेम्परेचर दे रखा है, और हमें डेल्टा H निकालना है। तो जो डेल्टा H होगा वो किसके इक्वल होगा, T डेल्टा S के इक्वल होगा। आप यहाँ से यूनिट से भी देख सकते हो कि यहाँ पर जूल पर मोल पर केल्विन है, तो इसको केल्विन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल पर मोल में यूनिट आ जाएगी। तो 100 × 300, बट ये किस में आया है, जूल पर मोल में आया है। अब हमें किस में निकालना है, किलो जूल पर मोल में निकालना है। तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 30 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है 100 और 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो जो एफिशिएंसी होती है वो उसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय में 1 - TC/TH। तो इस केस में जो कोल्ड वाला टेम्परेचर यानी लेस टेम्परेचर जो है वो है 373, और TH जो है वो क्या है, 473। तो इस केस में 1 - ये जो होता है वो ऑलमोस्ट 0.78 होता है, तो 0.22 यानी कि 22% जो 21.14 ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछ रहे हैं। तो ये 2 इक्वेशन होती हैं, एक होता है हम इंटरनल एनर्जी का निकालते हैं वॉल्यूम के साथ में रिलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जो दूसरा होता है वो होता है एंथैल्पी का प्रेशर के साथ में कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस केस में ये दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं, तो A और C तो क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। बट जब आप निकालोगे del U by del V एट कांस्टेंट T, तो जो उसका फॉर्मूला आता है वो आता है T del P by del T एट कांस्टेंट V, जो कि दे रखा है, बट यहाँ पर -P आता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, गलत है, बट ये फॉर्मूला सही है। उसके बाद अगर हमें नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज बताना है तो उस केस में जनरली स्पॉन्टेनियस चेंज कब होता है, जब एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है और जो एंथैल्पी होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर हमारा एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव है और अगर हमारा एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, तो उस केस में 100% नॉन स्पॉन्टेनियस ही चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वल वॉल्यूम दे रखा है इन दो AgNO3 और HCl का, और KSP दे रखा है, और हमें बताना है कि इनमें से किस केस में प्रेसिपिटेट होगा। तो प्रेसिपिटेट होने के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, जो कि हम किससे निकालते हैं, इन कॉन्सेंट्रेशन से निकालते हैं, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, 10⁻⁻10 है। अभी AgCl का है, तो यहाँ पर
अब हम इन सब कॉन्सेंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे -7 -4 तो ऑलमोस्ट 10⁻⁻11 आएगा, यहाँ पर 10⁻⁻11 आएगा, यहाँ पर भी थर्ड केस में भी -12 आएगा, और इस केस में 10⁻⁻9 आएगा। बेसिकली यहाँ से Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4 आएगी और Cl- की 10⁻⁻5 आएगी। इन दोनों को हमने बस क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इनमें से और जो हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या है, 10⁻10 है। तो जो ये वाला केस होगा, डी वाला केस होगा, उस केस में क्या है, आयनिक प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कम है। तो इस केस में प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता था तो भी आप ऐसे सोच सकते थे कि मिडल में है 10⁻10, एक में क्या है, ज़्यादा चीज़ें, एक में जो वैल्यू है वो -11 -12 ऐसी रेंज में आ रही है, और सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जो कि कम वाली रेंज में आ रही है। तो जो आंसर होगा वो पक्का यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमें सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और कॉन्सेंट्रेशन बताना है। तो Ag2CrO4 जो है, जब वो कन्वर्ट होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, 2Ag+ में, और CrO4 2- में। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये C-S में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या है, सॉलिड में है, और ये 2S, और ये इसने क्या दे दिया, 2S, और इसने, और यहाँ पर क्या होगी, S कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो जो Ksp की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2S का होल स्क्वायर इंटू में S। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4S³ आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 32 × 10⁻⁻12। तो 4 8 × 32 होता है। तो इसका अब हम क्यूब रूट लेंगे, तो S की जो वैल्यू आएगी, 8 क्या क्यूब रूट होता है 2, और 10⁻⁻12 का हो जाएगा -4, 2 × 10⁻⁻4, इसका आंसर आ जाएगा A। आई थिंक लाइक लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। अभी मैंने 60 क्वेश्चंस करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर द नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको इस वीडियो में किसी क्वेश्चन में डाउट है देन यू कैन कमेंट डाउन, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।